नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो हम पढ़ने वाले हैं 2005। और इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही थी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो क्लियर नहीं हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं दोबारा से ये वीडियो लेके आऊँ और आपके सामने चर्चा करूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 में आया। आइए देखते हैं। एनसीएफ पढ़ा है आप सबने? एनसीएफ पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? नाम भी नहीं सुना है? नाम सुना है? कहाँ पे सुना है? यहीं पे समझा? हाँ, फ्रेमवर्क है ना 2.5 में। तो वही जितने भी वैसे काफी फ्रेमवर्क आ गए हैं, लेकिन हम जिस पे चर्चा करेंगे वो किस पे करेंगे? एनसीएफ पे करेंगे जो 2005 में आया, और उसके बाद अभी जो लेटेस्ट आया है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वो हिस्ट्री है। ठीक है, इसमें काफी चेंजेस हुए थे एनसीएफ में। एनसीएफ का फुल फॉर्म है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, क्या है फुल फॉर्म? नेशनल। ठीक है, तो ये एनसीएफ कब आया? 2005 में आया, यानी कि 2005 में आया। और किसके तहत आया? एनसीटीई का नाम सुना है आप सबने? एनसीटीई। एनसीटीई का नाम नहीं सुना है? जिसके तहत आपका जो जनरल बीएड और डिप्लोमा चलता है, जो टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम है वो चलता है, वो किसके तहत चलता है? एनसीटीई के तहत। ठीक है, तो एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, ठीक है। एनसीईआरटी। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ठीक। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया? एनसीईआरटी के तहत पब्लिश किया गया। ठीक है, अब इसके जो प्रोफेसर हैं, चेयरपर्सन है, वो कौन थे? डॉक्टर यशपाल। ठीक है, हम इनका जो नाम था प्रोफेसर एसपाल था। ठीक है, तो ये तो है एनसीएफ के बारे में कि एनसीएफ क्या है। ठीक है, किसने पब्लिश किया और किसके द्वारा पब्लिश किया गया, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। किसके तहत चलाया गया था ये? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। एमएचआरडी का नाम सुना है? एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। बहुत बार आपसे पूछते हैं कि एमएचआरडी का फुल फॉर्म क्या है, तो एमएचआरडी का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये चीज? पक्का कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। दिस कैरिकुलम मतलब ये जो पाठ्यचर्या है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा वो लगेगा, तो हम जो मेन चीजें हैं उस पर फोकस करते हैं। तो ये जो कैरिकुलम है, ठीक है, इसकी गाइडलाइन या जो कैरिकुलम आया वो किसके लिए आया? कि जो भी बुक हमारी आती हैं, ठीक है, बच्चों को किस डायरेक्शन में जाना है, बहुत बार पता नहीं होता है ना कि क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो उस डायरेक्शन को तय करने के लिए क्या आया? एनसीएफ आया, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। आपने कैरिकुलम पढ़ा है? कैरिकुलम का मतलब क्या होता है? पाठ्यक्रम जो हम निर्धारित करते हैं, जो हमारे लिए निर्धारित होती है। ठीक है, तो वैसे ही बच्चों का कैरिकुलम कैसा होगा उसके लिए क्या आया? एनसीएफ आया। ठीक है, तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क आया जो 1 to 12 क्लास के लिए था। ठीक है, किसके लिए? 1 से 12 क्लास के लिए ये था। ठीक है, इसमें बहुत सारी भाषाएं दी थी, जो संविधान में अनुसूची दी थी उसमें जो भी भाषाएं थी हैं, ठीक है, उसमें इसको डेवलप किया गया। इसका मतलब इसको लागू किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, क्लियर हो गया? किसकी प्रगति से हुआ? रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन है? अब इसमें दो चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया। मतलब एक तो ये है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें कैरिकुलम के बारे में कि कैरिकुलम कैसा होगा, किस तरीके से डिसाइड किया गया है,
और उसकी रूपरेखा कैसी होगी, वो सारी चीजें निश्चित की इस कैरिकुलम में। दूसरी चीज, पहले क्या होता था, लोग बहुत ज्यादा बैग वगैरह लाद के जाते थे, बच्चों को बहुत वीकनेस आती थी, बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी, ठीक है। तो इसमें किस चीज का सूत्र आया, लर्निंग विदाउट नॉलेज या बर्डन, सॉरी, लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, मतलब बिना बर्डन के नॉलेज सीखना। बहुत बार क्या होता है, हम बैग लेके जाते हैं और बहुत सारी चीजें लेके जाते हैं, तो क्या होता था, सारे बच्चे सारी क्लासेस की बुक और सब कुछ लेके जाना होता था। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया कि आप बिना बर्डन के भी नॉलेज ले सकते हो, आप पर कोई ज्यादा वो नहीं करेगा, ठीक है, बोझ के बिना शिक्षा। क्लियर हो गया ये? इसमें कुछ सिद्धांत है, सॉरी, एनसीएफ के कुछ मुख्य सिद्धांत है। सबसे पहले तो जो ये कैरिकुलम है, ये क्या है, पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। पहले क्या होता था, लोग बुक उठाते थे और उसमें जो भी चीजें होती थी उसके हिसाब से पढ़ा देते थे। लेकिन अभी जब नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क आया तो उसमें क्या हो गया, चीजें चेंज हो गई। जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अभी जो आपका जो वो है, टीचिंग का पर्सपेक्टिव है, वो क्या है, लर्नर सेंटर्ड है ना। तो इसमें क्या है, विद्यार्थी पर केंद्रित है। तो इसलिए एनसीएफ का जो मेन फोकस था वो किस पर था, कि लर्नर सेंटर्ड हो या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव हो, मतलब वो अपने नॉलेज का निर्माण खुद कर पाए। कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव का मतलब कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर पाए, किसके आधार पर, जो उसका पूर्व ज्ञान है, ठीक है। दूसरा जो प्रिंसिपल है, लिंकिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल, ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना। लिख सकते हो एक एक करके, ठीक है। मतलब बहुत बार हम पढ़ते हैं और अगर वो हमसे रिलेट नहीं होता, हमारी चीजों से रिलेट नहीं होता, लाइफ से रिलेट नहीं होता, तो क्या होता है, हम पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो जब भी हम, अगर हम पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वो बाहर से रिलेट होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? दूसरा जो है, सॉरी, तीसरा, फीलिंग लर्निंग फ्रॉम रूट सिस्टम। रटंत विद्या आती थी ना, रटंत विद्या। अब रट्टाफिकेशन करते हो चीजों को, क्या होता है, एक टाइम के बाद भूल जाते हो, ठीक है। तो जो ये रटन प्रणाली थी, उससे मुक्त करना, मतलब जो रट्टाफिकेशन है उसको खत्म करना, किसका कॉन्सेप्ट लाना, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है ना, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, सिंथेसिस। तो जो भी नॉलेज आप ले रहे हो उसको समझ पाओ और उसका उपयोग कर पाओ, ठीक है, वो वाली चीजें आ गई यहाँ पर। नेक्स्ट जो है, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया जाए। बहुत बार क्या होता है, जो कैरिकुलम फिक्स होता है कि यही स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी है, तो बच्चों को वो चीजें कभी कभी नहीं समझ में आती, ठीक है। तो उसको क्या करना, जो भी चीजें हैं उसको बच्चों के अनुरूप बनाना, ठीक है। हम एडॉप्टेशन करते हैं ना बच्चों को समझाने के लिए, एकोमोडेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। तो इसीलिए तभी फ्लेक्सिबल बनेगा कैरिकुलम। तो जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं वो कम से कम फ्लेक्सिबल हो, ताकि सबको समझ में आए। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट जो है, अधिभावी पहचान का विकास हो, जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं सम्मिलित हों, ठीक है। अगर प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चीजें नहीं आएंगी, आपकी नेशनल से चीजें नहीं जुड़ेंगी, समझ में आएंगी, डेमोक्रेटिक वैल्यू नहीं पता चलेगी कि आपकी राज्य में क्या चल रहा है, आपके देश में क्या चल रहा है। अगर ये चीजें नहीं पता चलेंगी तो कोई फायदा है एजुकेशन का। तो इसमें पॉलिटिकल साइंस और बहुत सारी चीजों को लागू किया गया, ताकि सभी बच्चों को जो भी डेमोक्रेटिक वैल्यू है वो समझ में आए, ठीक है। क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन भी कर सकते हो। अब इसमें जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो इसका पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है, दृष्टिकोण भी बोलते हैं, परिप्रेक्ष्य भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है लर्निंग एंड नॉलेज, सीखना व ज्ञान, ठीक है, किस तरीके से बच्चे सीखते हैं और किस तरीके से नॉलेज को हासिल करते हैं, ठीक है। कैरिकुलर एरिया क्या होगा, जो पाठ्यक्रम के क्षेत्र हैं वो क्या क्या होंगे वो जानेंगे। नेक्स्ट जो है, स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट, ठीक है, विद्यालय व क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए एनसीएफ के अकॉर्डिंग। आपको पता है बहुत सारे चेंजेस हो गए, जब से एनसीएफ लागू हुआ है तब से क्लासरूम में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं,
ठीक है। और नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट, व्यवस्थापित सुधार, जो सिस्टम है उसमें किस तरीके से के सुधार की जरूरत है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पर्सपेक्टिव क्या है। मतलब पहला जो है आप देख रहे हो, सीखने को एक आनंददायक अनुभव बनाने के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए। मतलब जब तक आप लर्निंग को एंजॉय नहीं कर पाओगे अच्छे से, मतलब आपका माइंड पीस नहीं होगा, मतलब शांति नहीं होगी, और आप उसको सीख नहीं पाओगे अच्छे से। जब तक आप उस चीज को एंजॉय नहीं करते हो तब तक आप वो चीज सीख नहीं पाते हो। सीख पाते हो जब तक आप नहीं सीखना चाहते हो या फिर इंटरेस्ट लेके चीजें। ठीक है, यहाँ पर किसमें सेंस में आएगा कि इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट में ही तो आनंद आता है। अगर आपका मन है, आपकी इच्छा है, आपकी रुचि है चीजों को करने की, तो क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, और उस इंटरेस्ट के जरिए आप चीजों को सीख सकते हो। तो लर्निंग जो है वो कैसी होनी चाहिए, आनंदमय होनी चाहिए। ठीक है, जो परीक्षा के तनाव हैं उनको दूर रखा जाना चाहिए। मतलब लोग बहुत ज्यादा रटन विद्या में फोकस करते थे, तो क्या होता था कि आपको पढ़ना ही है, ये चीजें फोकस करनी है। लेकिन जब हम बच्चों को सिखाते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव, मतलब जैसे बच्चा पढ़ना चाहता है उस तरीके से अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसे रटने की जरूरत पड़ती है। आप अगर पढ़ रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए जो भी मतलब तनाव है, तनाव मुक्त करना। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है? नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल, वो क्या है, व्यक्ति के आत्मनिर्भरता और सम्मान की भावना विकसित करना। आप क्लास में रहते हो, बहुत डाइवर्स लर्नर होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अगर उनमें एकता नहीं होगी, हिंसा की भावना होगी, तो सभी मिलकर एक साथ एजुकेशन ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। तो इन चीजों को कम करने के लिए भी एनसीएफ लागू किया गया। ठीक है, जो आपकी ताकि आप दूसरों की वैल्यू करो और अपनी वैल्यू समझो। हमारी वैल्यू कब होती है, जब हम दूसरों को वैल्यू देते हैं, होता है ना। आपको प्यार और रिस्पेक्ट कब मिलता है, जब आप दूसरों को लेते हो, मतलब दूसरों को रिस्पेक्ट देते हो। फॉर एग्जाम्पल जो ये हमारे रिलेशन होते हैं, क्या होता है, गिव एंड टेक का होता है ना, गिव एंड टेक का। कोई आपके पास आप सोचो, कोई दो चार बार आपको कॉल करता है, आप नहीं करोगे, फिर क्या होता है, एक टाइम के बाद वो भी कॉल करना बंद कर देता है, कोई भी रिलेटिव हो। ठीक है, तो इसमें ये जो आपका जो संबंध होता है, ये क्या होता है, गिव एंड टेक का होता है। अगर कोई अपना 100% दे रहा है तो आपको भी 100% देना पड़ता है। ठीक है, तो उन चीजों में मतलब जो भी चीजें हैं, सम्मान की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाए। सम्मान कब आता है, जब कोई हमारा सम्मान करे और उसके बदले हमें उसको भी सम्मान देना पड़ता है। क्योंकि अभी डाइवर्सिटी पढ़ी है आप सबने ना, इंक्लूजन पढ़ा है। डाइवर्सिटी और इंक्लूजन क्या कहता है, लोगों का सम्मान करना चाहिए, कितनी भी डिफरेंसेस हो उसके बाद भी उनको एक्सेप्ट करना, अप्रिशिएट करना और अंडरस्टैंड करना। क्लियर है, अहिंसा और एकता की भावना विकसित करने के लिए। ठीक है, पॉइंट नोट कर सकते हो, क्योंकि मैं एक एक बोल के लिखाऊंगी नहीं आपको। नेक्स्ट है बाल केंद्रित दृष्टिकोण को विकसित करना। मैंने आपको बोला था ना कि एजुकेशन क्या है, लर्नर सेंटर्ड है ना। तो बाल केंद्रित दृष्टिकोण को विकसित करना कि बच्चा किस तरीके से सीखना चाहता है। हम क्या करते हैं, फोकस किस पे करते हैं कि हम किस किस तरीके से सिखाना चाहते हैं। लिखोगे तो नींद नहीं आएगी, और सिर्फ बैठ के सुनोगे तो नींद आएगी। क्या हुआ, फिर उबासी क्यों आ रही, दोनों को आ रही है? बहुत होता है, एक को आती है, ऐसी बीमारी है, एक को लगती है तो फिर सबको लगती है ना। तो थोड़ा सा एक्टिव होके बैठोगे तो फिर नहीं लगेगी। ठीक है, बाल केंद्रित दृष्टिकोण को विकसित करना। क्लियर है, 14 साल तक के बच्चों की सार्वभौमिक नामांकन और अवधारणा को बढ़ाना। बहुत बार क्या होता है, बच्चे इनरोल तो होते हैं लेकिन क्या होता है, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ड्रॉप आउट का मतलब समझ में आता है, मतलब छोड़ देते हैं स्कूल किसी ना किसी कारण से। तो नामांकन को बढ़ाने के लिए 6 से 14 साल के बच्चों के नामांकन को बढ़ावा देने के लिए एनसीएफ आया। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, जैसे घर में अगर घर की वो सिचुएशन सही नहीं है तो क्या होता है, बच्चे
मतलब वो होता है ना, बच्चे मजदूर बन जाते हैं घर की ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए, जो भी घर की जिम्मेदारियां उनको पूरी करने के लिए मेहनत करना, भीख मांगना, ये सब चीजें स्टार्ट कर देते। तो इन सबको चीजों को कम करने के लिए इसीलिए आया है क्योंकि आपने एसएससी पढ़ा है, आपको पता है कि आपने जितने फंडामेंटल राइट्स हैं वो पढ़ा है, आरटीई पढ़ा है। आरटीई में क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है ना, फ्री एंड कंपलसरी, कोई भी वीकर सेक्शन हो, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। एक तो फ्री है और कंपलसरी भी है कि लेना ही है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ये किससे बढ़ेंगी, जब नामांकन कम होगा, लोग अवेयर होंगे, उसकी वजह से, ठीक है। इसमें कुछ चीजें और भी हैं। सामाजिक संदर्भ के संबंध में एनसीएफ 2005 ने सुनिश्चित किया कि जाति, पंथ, धर्म और लिंग के आदि को दरकिनार करते हुए निरपेक्षता पूर्वक सभी को एक मानक पाठ्यक्रम प्रदान किया जाए। जैसे बहुत सारे एजुकेशन होती है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन एनसीएफ का क्या मानना है कि जितने भी कैरिकुलम बनाए जाते हैं वो ऐसे हों कि लोग आसानी से उनको अफोर्ड कर पाए, चाहे किसी जाति का हो, चाहे धर्म का हो, ठीक है। कितनी भी डिफरेंसेस हो उसके बाद भी लोग उसको ग्रहण कर पाए, ठीक है। क्लियर है, मतलब जो भी पाठ्यक्रम लागू किए जाते हैं उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, कोई भी भेदभाव नहीं हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो, वही चीजें जो हमने पीछे डिस्कस करी थी, ठीक है। विषय सामग्री का प्रयोग किया जाए जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो। आप जब खुद सोचते हो कोई चीज, मैं एक चीज बता रही हूँ, मैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो या आपके हिसाब से चीजें नहीं होती हैं तो मैं कितना भी बोल लूँ क्या होगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप क्या करोगे एक टाइम के बाद, अरे ये तो ऐसे ही बोलते हैं, करना ही नहीं है, ढीठ बन जाते हैं, है ना, क्योंकि हमारे हिसाब से चीजें हो नहीं रही है तो हमें भी क्या करना है। तो इसलिए मतलब ऐसा शिक्षण अधिगम हो, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। वेरी गुड। अब इसमें कुछ डायमेंशन दिए गए हैं जिस पर ज्यादा ध्यान दिया गया, जैसे एजुकेशन के गोल पर ज्यादा फोकस किया गया, ठीक है। कैसी एजुकेशन होनी चाहिए, कैसी एजुकेशन होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो सभी अफोर्ड कर पाए और लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए, जैसा बच्चा चाहता है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, चिल्ड्रन सोशल पर्सपेक्टिव, मतलब वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ी है आप सबने, वाइगोस्की की, वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ी है, क्या है उनकी थ्योरी में, उन्होंने क्या दिया, किस पे ज्यादा फोकस किया है, सोशल पर्सपेक्टिव पे नहीं फोकस किया है ना, सोशल पर्सपेक्टिव पे, सामाजिक, उनका मानना है कि जितना ज्यादा बच्चा सोशल इंटरेक्शन करता है, सामाजिक अंतःक्रिया करता है, उतना ज्यादा सीखता है। पहले बच्चा कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन अब अगर उसे इसका फोल्डिंग देता है तो क्या होता है, वो चीजों को सीखना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चे का अगर सोशल पर्सपेक्टिव अच्छा होता है तो क्या होगा, बच्चा आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा बच्चा सोशलाइज होता है उतना ज्यादा चीजें सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो, चुपचाप अकेले रहते हो, आपको क्या होता है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पता होती, किसी चीज के बारे में नहीं पता होती, लेकिन आप जितना ज्यादा सोशलाइज होते जाते हो, हमने कम्युनिकेशन पढ़ा है ना, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, विचारों का आदान प्रदान करना। तो हमारा सोशलाइजेशन कैसे बढ़ता है, जितना ज्यादा हम कम्युनिकेशन करते हैं या लोगों से मिलते जुलते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर होता है कि हम कितने अच्छे से बिहेव करते हैं लोगों से, ठीक है। तो इसमें किस पे फोकस किया गया है, बच्चों का जो सोशल पर्सपेक्टिव है। क्लियर है। नेचर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ नॉलेज क्या होना चाहिए, जैसे कि आपने पढ़ा कि जो भी चीजें पढ़ाई जानी चाहिए वो कैसी हो, जो भी चीजें पढ़ाई जानी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, जीवन से संबंधित होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी लाइफ से रिलेट नहीं है तो क्या होगा, मन नहीं होगा पढ़ने का, ठीक है। नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मनुष्य का विकास किस तरीके से होता है, इस पर फोकस किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफ ह्यूमन बीइंग,
ठीक है। मनुष्य की सीखने की प्रक्रिया क्या है, इस पर फोकस किया गया कि बच्चा किस, जब जहां पर बात आती है चाइल्ड सेंटर्ड की, वहां पर क्या बात आती है कि बच्चा किस तरीके से सीखना चाहता है, ठीक है, किस तरीके से सीखता है। हमें इस पर ज्यादा ये हमें इस पर फोकस नहीं करना पड़ता कि कंटेंट क्या है, हम पढ़ाने क्या जा रहे हैं। हमें किस पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है कि कैसे किस तरीके से स्टूडेंट सीखता है। अगर हमने उस चीज पर फोकस कर लिया तो क्या होगा, ज्यादा अच्छी तरीके से चीजों को सीख पाएगा बच्चा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनसीएफ के सॉरी, एनसीएफ के जो सब्जेक्ट एरिया है वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है एट प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर जो है, प्राथमिक स्तर में कौन कौन सी चीजें हैं। एक तो मदर टंग को शामिल किया गया है, ठीक है। प्राइमरी लेवल पे क्या शामिल किया गया, मदर टंग। मदर टंग को क्यों शामिल किया गया, बहुत बार क्या हाँ, और दूसरी चीज जो मदर टंग होती है ना, वो सबके ज्यादा क्लोज होती है। अगर उन चीजों में किसी को समझाया जाए तो क्या होगा, वो ज्यादा जल्दी सीखेंगे, ठीक है। तो इसलिए मदर टंग को शामिल किया गया। दूसरा क्या है, मैथ है, इंग्लिश है, आर्ट है, हेल्थ एजुकेशन है एंड वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस का मतलब पता है, करके सीखना, आपने सुना होगा, लर्निंग बाय डूइंग, सुना है ना, करके सीखना, ठीक है। दूसरा जो है एट प्राइमरी, एट अपर प्राइमरी लेवल, इसमें भी मदर टंग को शामिल किया गया, ठीक है। प्राइमरी लेवल पे भी मदर टंग है और जो अपर प्राइमरी लेवल है उसमें भी मदर टंग है। उसके अलावा मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कौन सी होगी, जो फ्लुएंटली बोली जा रही है या फिर ज्यादा मॉडर्नाइजेशन में आ रही है, इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी, वर्क एक्सपीरियंस, कंप्यूटर, एजुकेशन, आर्ट, ठीक है। अपर प्राइमरी लेवल में किसको, कंप्यूटर को भी जोड़ दिया गया, ठीक है। इसमें एक और जोड़ा गया कंप्यूटर, ठीक है। उसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट थे वो थे। उसके अलावा एट द सेकेंडरी लेवल पे क्या है, सेकेंडरी लेवल पे मदर टंग, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी, वर्क एक्सपीरियंस, कंप्यूटर, एजुकेशन और आर्ट, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका उच्च माध्यमिक स्तर। इसमें अनिवार्य विषय कर दिया गया, ऑल सब्जेक्ट कंपलसरी सुना है, ठीक है। मातृभाषा है अंग्रेजी एवं गणित अनिवार्य है, ठीक है। उसके अलावा कला वर्ग के लिए क्या है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र एवं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करने के लिए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, वाणिज्य वर्ग के लिए। वाणिज्य क्या है, कॉमर्स नाम सुना है, ठीक। अकाउंटेंसी, टाइपिंग एवं बिजनेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विज्ञान वर्ग के लिए क्या है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर, कला एवं अन्य विषय, ठीक है। तो ये सारी चीजें उच्च माध्यमिक स्तर पर लागू की गई। क्लियर है सब्जेक्ट। अब बात है विभिन्न स्तरों पर शिक्षा, ये लैंग्वेज आ गई। तो इसमें क्या है, मल्टी लिंग्वलिज्म। मल्टीलिंग्वलिज्म का मतलब क्या है, बहुभाषा, ठीक है। कौन से भाषा, मतलब त्रिभाषा को शामिल किया गया। त्रिभाषा का मतलब क्या है, एक तो आपका मदर टंग, दूसरा रीजनल लैंग्वेज, तीसरा ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है। मतलब मदर टंग जैसे भी है, जैसे आपका राजस्थानी है, ठीक है, तो मदर टंग में जो भी आपकी मारवाड़ी या जो भी शामिल होती है वो, उसके अलावा जो आपकी स्टेट की लैंग्वेज है, ठीक है, हिंदी होगी। और दूसरी चीज क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज जो पूरे विश्व लेवल पर चलती है। ग्लोबल का मतलब वैश्विक होता है, वैश्विक का मतलब जो हर जगह चलती है, तो हर जगह क्या चलता है, इंग्लिश चलती है, ठीक है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देने की बात करी गई है, ठीक है। दूसरा जो है, भाषा को हाव भाव के साथ सीखा और सिखाया जाए। लोग क्या करते हैं, अगर हम बिना हाव भाव की चीजों को सिखाएंगे तो समझ में आएंगे, क्योंकि हम जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं
इनके लिए HI बच्चों के लिए, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए। तो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए फेशियल एक्सप्रेशन बहुत मायने रखते हैं। बॉडी जेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, जो भी चीजें हैं बहुत मायने रखती है ना। तो उनको बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, हाव भाव का उपयोग करना चाहिए। आप चीजों को सिखा रहे हो और आपका फेशियल एक्सप्रेशन सपाट है, फिर समझ में आएगा। आपके जेस्चर पोस्चर उसी अकॉर्डिंग होने चाहिए जिस अकॉर्डिंग आपका कंटेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा सिखाने की बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जो भी बैरियर आते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, उनके लिए जो भी प्रयास होते हैं उनको कम करना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट, कल्पना और मौलिकता को महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए। इमेजिनेशन और ओरिजिनलिटी दो चीजें हैं इसमें। इमेजिनेशन पता है क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पता है, अमूर्त चिंतन। क्या होता है अमूर्त चिंतन? हाँ, जो चीज मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई एक, मैंने बोला रेड फोर्ट है ना, लाल किला। अब लाल किला के बारे में बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हो, रेड है तो रेड फोर्ट है तो रेड होगा, फोर्ट है तो ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे अभी पॉकेट एफएम पे बहुत सारी स्टोरियां चलती हैं, जब भी उसके कैरेक्टर का वो करते हैं, बाइफर्केशन करते हैं, तो क्या होता है हमारे माइंड में वो चीजें चलती ही रहती हैं। क्यों चलती हैं? वो इमेजिनेशन पावर के लिए के थ्रू चलती हैं। अगर आप में ये इमेजिनेशन पावर नहीं होगी तो क्या होगा, आप इमेजिन कर पाओगे कोई चीज, तर्क लगा पाओगे, थिंकिंग। हाँ, तो इमेजिनेशन पावर को डेवलप करने की बात करी गई। दूसरी, ओरिजिनलिटी। जैसे बहुत बार क्या होता है कि हम ऐसे ही एग्जाम्पल लेते हैं तो बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, कंटेंट ढूंढा और कुछ भी है वो पढ़ा दे। ओरिजिनल चीजें आपको देखनी चाहिए कि ओरिजिनल क्या है, ठीक है। ओरिजिनलिटी को ज्यादा महत्व देना चाहिए कि क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। उसको मौलिकता क्या है, आपका बेसिक नीड क्या है आपकी, उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब हम कुल मिला के बोल सकते हैं जो आपका बेसिक है, ठीक है, मौलिकता है, उस पर फोकस करना चाहिए। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है? गणित, नेक्स्ट क्या है, गणित। अब इसमें क्या है, डेवलप द एबिलिटी टू डू मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स के लिए एबिलिटी डेवलप करना, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है, विद्यार्थी तार्किक परिणाम निकाल सके और विषय की अमूर्तता को समझ सके। वही चीज आगे जो मैंने अभी इमेजिनेशन में आपको समझाई थी, लॉजिकल थिंकिंग आ पाए, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके। ये किसकी वजह से होता है, मैथमेटिक्स की अगर एबिलिटी है आप में अच्छी तो आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होते हो। पढ़ा है ना, थ्योरीज पढ़ी हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, जैसे मैथ का नाम आते ही लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट निकालना है कि मैथ से भयभीत नहीं होना है, बल्कि उसका इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। क्या होता है मैथ का नाम आने से, मुझे भी नहीं आती, तो जब भी मैथ का नाम आता है, मुझे मैथ का एम भी नहीं आता। मैंने पढ़ा है, 10th तक पढ़ा है, बट जब भी आती है मैथ की बात तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार होते हैं कैलकुलेशन के लिए तो इसका मोबाइल फोन का यूज करना पड़ता है। तो बहुत बार पेरेंट्स भी बोल देते हैं कि पढ़ा लिखा के कोई फायदा नहीं है, इतना आगे भेज दिया और फिर उसके बाद भी कैलकुलेशन नहीं आती। तो होता है, मतलब ये जो डर है ना मैथमेटिक्स का वो निकालना, ठीक है। और उसके लिए ये डर कब निकलेगा, जब इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विषयों का के निरूपण का एक उद्देश्य गणितीय अंतर्दृष्टि और अवधारणाओं को विकसित होना चाहिए। मतलब हर चीज का एक फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। जैसे मैथ का होता है, हर एक चीज का होता है ना फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं हो तो समझ में आएगी मैथ। तो इसीलिए डर कब निकलेगा, जब फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? साइंस, साइंस में क्या है, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन में शामिल किया जाए, जिसमें स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। अगर प्राथमिक स्तर की बात आती है, प्राइमरी लेवल की, वैसे तो जैसे आगे जाओगे स्ट्रीम चेंज होता जाएगा, क्लासेस चेंज होती हैं, तो फिर एक ही चूज करना पड़ता है, या फिर आप सोशल साइंस लो या फिर आप साइंस लो, है ना। लेकिन
इसमें प्राइमरी लेवल पर क्या किया गया है, सोशल साइंस और साइंस को कंपलसरी बनाया गया है कि दोनों ही सब्जेक्ट शामिल किए जाएं ताकि बच्चे को हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीजें हों वो समझ में आ जाए। क्यों समझ में आ जाए कि सोशल में हम पढ़ते हैं ना कि क्या बुराइयां हैं, क्या समस्याएं हैं समाज में। ठीक है, पॉल्यूशन एक समस्या है, बुराई है एक तरीके की। ठीक है, तो इन चीजों को हम कैसे समझ पाएंगे, सोशल को समझने के लिए साइंस की भी जरूरत होती है, तो दोनों चीजें होनी चाहिए। क्लियर है। सेकेंडरी स्टेज में साइंस का क्या दिया गया है, माध्यमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा संयुक्त विषय के रूप में दी जानी चाहिए, जिससे तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य जिसमें प्रजनन और यौन स्वास्थ्य भी आता हो। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसमें सेकेंडरी स्टेज पे मतलब कंप्लीट सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट है वो होने चाहिए, उसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ इंक्लूड होना चाहिए, सेक्सुअल हेल्थ भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इसलिए सेकेंडरी लेवल पे जैसे जैसे आप में ट्रांजिशन पीरियड आता है ना, हस्तांतरण की अवस्था आती है, बहुत बार एक्सेप्टेंस नहीं होती है चीजों को लेके, स्ट्रक्चर को लेके, तो उन चीजों को समझने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें शामिल होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान को अलग अलग विषयों के रूप में लाना चाहिए। जितना आप हायर एजुकेशन में बढ़ते जाते हो उसमें क्या होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए। साइंस का एरिया अलग हो जाता है और सोशल साइंस का एरिया अलग हो जाता है। ठीक है, उसके आगे और जाओगे तो सोशल साइंस में भी बहुत सारे वो आ जाते हैं, साइंस में भी बहुत सारी स्ट्रीम आ जाती है ना, तो ये सारी चीजें अलग अलग हो जानी चाहिए। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सोशल साइंस ऐसी पाठचर्या का निर्माण हो जो विद्यार्थियों में समाज के प्रति आलोचनात्मक समझ विकसित कर सके। आलोचनात्मक सोच मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब चीजों को सोचने समझने की क्षमता, अच्छी तरीके से गहन सोच होती है ना। आलोचनात्मक मतलब गहन भी होता है, तो गहन अध्ययन या गहन सोच डेवलप हो पाए। ठीक है, आप समाज में रहते हो, सामाजिक संबंध समझ पाओ। ठीक है, समाज में क्या कुरीतियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं वो समझ पाओ, तभी तो वैल्यू आती है। ठीक है, तो इन चीजों को समझने के लिए सोशल साइंस को भी महत्वता दी गई। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के विश्लेषण की क्षमता का के विकास का प्रयास हो। मतलब सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी, नेता क्या कर रहे हैं, क्या समाज के हित के लिए हो रहा है, क्या हित के लिए नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे बहुत बार होता है ना, हम क्या सोचते हैं, हम उसको वोट दें जो सबके लिए अच्छा हो, समाज का भला कर सके। ठीक है, तो ऐसे नेता होने चाहिए। इन चीजों को समझने के लिए सोशल साइंस को लाया गया। इसके अलावा मोरल एबिलिटी शुड बी डेवलप इन स्टूडेंट। मोरल एबिलिटी का मतलब नैतिक क्षमता। नैतिक क्षमता क्या होती है, पढ़ा है ना, मोरल डेवलपमेंट, वैल्यू क्या होती है, संस्कार क्या होते हैं, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये इन चीजों की समझ कहाँ से आती है हमें, जब हम समाज में रहते हैं, समाज के लोगों के साथ कोप अप करते हैं, उनके साथ संबंध बनाते हैं। ठीक है, जितनी अच्छाइयाँ होती हैं उनको एक्वायर करते हैं, बुराइयों को समझते हैं, सारी चीजों को समझने सोचने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, मोरल एबिलिटी कहलाती है। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है। नेक्स्ट किसको शामिल किया गया, आर्ट एजुकेशन। ठीक है, आर्ट एजुकेशन में क्या था, विजुअल परफॉर्मिंग आर्ट शुड बी मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन इन द कैरिकुलम। दृश्य और प्रदर्शन दोनों को ही शामिल किया गया। दृश्य और प्रदर्शन का मतलब क्या है, एक तो थिएटर होता है, ठीक है, वो भी एक तरीके की कला है जिसमें आप परफॉर्मेंस देखते हो, एक्टिंग वाली जो भी चीजें होती हैं। दूसरी क्या होती है, आर्ट होती है। आर्ट का पता है क्या क्या चीजें आएंगी आर्ट में, कला के अंतर्गत क्या आता है, डांस आता है, म्यूजिक आता है। ठीक है, नाटक आते हैं, और क्या आता है, कोई भी एक स्पेसिफिक एबिलिटी जिसमें आपको महारत हासिल हो। ठीक है, हाँ, जिससे लोगों का मनोरंजन हो सके। ठीक है, जिससे लोगों का मनोरंजन हो सके। इसमें क्या होना चाहिए, बच्चे इन क्षेत्रों में केवल मनोरंजन के लिए कौशल हासिल ना करें बल्कि
दक्षताएं विकसित करें। जब भी हम इंटरटेनमेंट की चीजें देखते, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी मूवीज आती हैं, ठीक है, मूवीज सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आपका इंटरटेनमेंट हो, उसके थ्रू बहुत सारे मैसेज भी होते हैं ना। छपाक मूवी किसने किसने देखी है? दीपिका पादुकोण की छपाक नहीं देखी? एक लड़की होती है, अभी है, लक्ष्मी नाम की, उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ था, उसके ऊपर ये मूवी बनी थी। एसिड अटैक अटैक हुआ था, अगर वो पूरी मूवी देखोगे तो उसमें आपको मतलब वो चीजें क्लियर हो जाएंगी जो उसके साथ हुई थी। तो वो क्या है, एक तरीके का आर्ट है, ठीक है, किसी की स्टोरी को दिखाने के लिए क्या किया गया, परफॉर्मेंस किया गया, ठीक है। सॉरी, कला शिक्षा पर शिक्षकों को अधिक संसाधनात्मक सामग्री दी जाए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाए। एनसीएफ का क्या काम है, ज्यादा से ज्यादा जो भी आर्ट की परफॉर्मेंस के लिए चीजें हैं वो प्रोवाइड की जाए, मटेरियल है वो प्रोवाइड किए जाए। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? नेक्स्ट शामिल किया गया स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा में क्या है, पाठचर्या में स्वास्थ्य को लेकर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाए, जिससे योग और शारीरिक शिक्षा बच्चे की शारीरिक, सामाजिक सामाजिक भावनात्मक और मानसिक विकास में अपना योगदान दे सके। स्काउट गाइड वगैरह होती है, पता है आपको, वो पढ़ते, शारीरिक शिक्षा भी होती है, फिजिकल एजुकेशन, इन चीजों को शामिल किया गया है ना। क्यों शामिल किया गया? फिजिकल एजुकेशन है, हेल्थ एजुकेशन है, क्यों शामिल किया गया? फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन को भी शामिल किया गया ताकि आप चीजों के बारे में अवेयर हो सको, ठीक है, तो इसलिए शामिल किया गया, अवेयरनेस आ सके। अगर आप में अवेयरनेस नहीं होगी तो क्या होगा, आपके लिए चीजें सही होंगी? अगर अवेयरनेस नहीं होगा तो आप चीजें सीख पाओगे? जैसे एचआई बच्चों की अगर हम बात करें, अगर उनमें अवेयरनेस नहीं होती तो क्या होता, वो समझ पाते चीजों को? नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट है काम और शिक्षा। जो आपका एजुकेशन है, अगर आप पढ़ रहे हो और आपको इससे व्यवसाय ना मिले, आपका पेट नहीं भरे इससे, तो कोई फायदा है जॉब करने का? नहीं है ना। तो एजुकेशन क्या कहता है कि आपको सिर्फ एजुकेशन नहीं लेना है, एजुकेशन से अपनी लाइफ अच्छी बनानी है, सक्षम बनानी है। हम एजुकेशन के प्रति क्या हो पाते हैं, लोग क्यों एजुकेशन देना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए ना, ताकि वो अपनी लाइफ अच्छी बिता सके, एक सक्षम लाइफ बिता सके, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाए, जो भी एकेडमिक है उनको काम मतलब जो भी एजुकेशन है उनको काम के साथ जोड़ा जाए। क्लियर है? नेक्स्ट, काम की जिस पहलू का यहाँ जिक्र किया गया है, इसका संबंध काम के संदर्भ में अर्थ निर्माण और ज्ञान के सृजन से है, ठीक है। जैसे आप टीचर बन गए तो आपका काम क्या है, एजुकेशन देना। आप अभी एजुकेशन ले रहे हो, ठीक है, अब कहीं पे जाओगे पढ़ाने, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे जो चीजें सीखी है वही अप्लाई करने की कोशिश करोगे, जो भी टेक्निक सीखी है वही करोगे, तो संबंधित हैं एक दूसरे से, ठीक है। काम आधारित सामान्य दक्षताएं शिक्षा के हर स्तर पर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हर लेवल पर, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, ठीक है, अगर आपका स्ट्रीम क्लियर नहीं है, आपके लक्ष्य क्लियर नहीं है कि आपको ये बनना है, तो फिर आप एजुकेशन नहीं ले रहे हो, ठीक है। आप एक गोल बना के चलते हो ना कि आपको डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, पायलट बनना है, आपका एक वो एम क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी दक्षताएं जो भी कॉम्पिटेंसी है वो शामिल करनी चाहिए। शांति के लिए शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। शांति के लिए शिक्षा क्या होगा, एजुकेशन क्या सिखाती है, एजुकेशन क्या सिखाती है, वायलेंस सिखाती है, हिंसा सिखाती है, हिंसा सिखाती है। आप जब लोगों की चीजों को, फॉर एग्जाम्पल, जब तक आप किसी के कल्चर को नहीं जानते तब तक उसके बारे में आप बहुत सारी चीजें बोलते हो, ठीक है, आपके पास उसकी नॉलेज है तो आप नहीं बोलोगे, ठीक है, तभी आप रिस्पेक्ट कर पाओगे। तो शांति के लिए भी शिक्षा, मतलब इसमें क्या शामिल किया गया है, सहनशीलता, न्याय, ठीक है, अंतर सांस्कृतिक समझ। अंतर सांस्कृतिक समझ कब आएगी, कल्चरल समझ कब आएगी, आप जब आप जितने भी कल्चर है उन सभी को समझोगे,
जितने भी हैं, किसी का आपने ये वो सुना है ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब का मतलब धर्म होता है, ठीक है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। होता क्या है, पॉलिटिकल चीजें होती है, लोग आपको लड़ाते हैं, लोग आप चीजें करते हैं, आपको किसी के बारे में सच्चाई नहीं पता है। जैसे मैं अभी किसी को बोलती हूँ मैं मुस्लिम हूँ, यहाँ पे बहुत बार हुआ है, तो ये कोई क्राइम नहीं है, मैं प्राउड हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ। आप हमारे रिलीजन के बारे में नहीं जानते तो इसलिए गलत बोल रहे हो। जिस दिन आपको नॉलेज हो जाएगी कि क्या है सच्चाई, ठीक है, उस दिन आप कुछ नहीं बोलोगे। तो हमेशा होता है, मेरे साथ में किसी को जानू या नहीं जानू, हमेशा होता है कि रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। तो रिस्पेक्ट आपके हाथ में होती है, आप बिना जाने किसी पर वो नहीं कर सकते। इन चीजों की समझ कैसे आती है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो इन चीजों के बारे में, ठीक है। तो पीस के लिए एजुकेशन होनी चाहिए। जब आप सभी धर्मों के बारे में जान जाओगे, सभी के कल्चर को जान जाओगे, तो आप क्या करोगे, वायलेंस नहीं करोगे, ठीक है। अन्यथा क्या होता है, वायलेंस ही होती है। क्लियर है। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शांति शिक्षा को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया जाए। जब आप ट्रेनिंग ले रहे हो या आप पढ़ा रहे हो तो उनमें एजुकेशन क्या होनी चाहिए, एक ऑप्शनल रूप में शामिल होना चाहिए, ठीक है। कल्चर का ऑप्शनल रूप में शामिल होना चाहिए। जैसे अभी उर्दू का सब्जेक्ट है, लोगों को लगता है कि सिर्फ मुस्लिम ही लेते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो नॉन मुस्लिम होकर भी उर्दू पढ़ रहे हैं, ठीक है। लगता है इसकी पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, तो इसलिए पढ़ते हैं। यहाँ से हो सकता है पीस आ जाए। नेक्स्ट क्या है, बच्चों के विकास के अनुरूप शांति से संबंधित मूल्यों को पठन पाठन में शामिल किया जाए। अगर आप लोगों की वैल्यू जान जाओगे, ठीक है, वैल्यू करने लगोगे, तो क्या होगा, पीस आएगी। तो इसलिए वैल्यू को भी शामिल किया गया। क्लियर है। आई होप आप सभी के कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट कल ज़रूर आएगा, तो तब तक के बने रहिए मेरे चैनल पे ऐसे ही, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। शुक्रिया।